नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। ये बीपीएससी पीटी के लिए साइंस का अगला एमसीक्यू का वीडियो होगा। इससे पहले मैंने जितने भी साइंस के वीडियो करवाए हैं वो सब आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाता है, जाकर के उसको देखिएगा। और जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी बीपीएससी के, डीएसओ का हो, मिनरल ऑफिसर का हो, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उन सभी के पेपर को भी देखिएगा। आपको लगेगा कि इसी प्रकार के नए सवाल पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो में भी 100 से ज़्यादा सवाल होंगे, उसको ध्यानपूर्वक लगाने का भी प्रयास कीजिएगा। आज 13 तारीख है और आज से ठीक 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम रहेगा। इसी समय आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे और इसलिए अब ज़रूरी है कि अब आपसे सवाल हल होने चाहिए, क्योंकि अब 1 महीना रह गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैक्ट सारे अनजान ही लगे। तो ध्यानपूर्वक हल भी कीजिएगा इसको। और एक चीज़ है कि अगर अंतिम समय में टेस्ट के रिवीजन के लिए जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। अपना टेस्ट जो है उसके वीडियोज़ और पीडीएफ अवेलेबल हैं, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं लगाया हो तो कंडीशंस अप्लाई। अगर आपने पहले किसी टेस्ट को लगा लिया है तो उसी को रिवाइज कीजिए, फिर कहीं भी मत जुड़िएगा। शुरू करते पहले सवाल से। किस किस प्रकार के टॉपिक से सवाल होंगे बंधुओं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सवाल होंगे, मिरर से होगा, लाइट चैप्टर होगा, और उसके अलावा लेंस होंगे और साउंड होगा। ये जो चैप्टर है इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और इससे पहले वाले फिजिक्स के मैंने 2 वीडियो में मिक्स उसके एमसीक्यू करवा दिए, जिसमें मैग्नेट या फिर न्यूटन्स या जो बेसिक वेलोसिटी एक्सेलरेशन बेस्ड सवाल होते हैं वो सब मैंने करवा दिए हैं। पहला सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल, फिर है ट्रांसवेव, फिर है मैकेनिकल, फिर है स्टेशनरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसवर्स प्रकृति होती है इनकी। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य कहा जाता है हिंदी में। आपको मैं बोलूँगा कि आप लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ही याद रखिएगा, क्योंकि ये आसान होगा इसको डिफरेंशिएट करने में एग्जामिनेशन में। तो जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रूप से क्या करते हैं, तो वेव प्रोपोगेशन करते हैं, परपेंडिकुलर तरीके से वेव प्रोपोगेशन करते हैं। इसीलिए इनको ट्रांसवर्स प्रकृति का वेव कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति निर्वात में कितनी होती है? तो उतनी ही होती जितनी प्रकाश की होती, 3 × 10⁻10 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ये यूनिट ज़रूर चेक कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में, जब इस प्रकार के सवाल पूछा जाता है कि मीटर पर सेकेंड में पूछा है कि किलोमीटर में पूछा है। तो इस प्रकार के सवालों को ट्विस्ट किया जा सकता है ऑप्शंस को। तो ध्यानपूर्वक एग्जामिनेशन में यूनिट ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, क्या पता वहाँ पर आप गड़बड़ करके आ जाएं। आता हुआ सवाल है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम आवृत्ति वाला तरंग कौन सी है? तो रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें, पैराबैंगनी किरणें। तो रेडियो तरंग स्पेक्ट्रम में सबसे लास्ट में आता है, गामा से शुरू होता है और रेडियो पर ख़त्म होता है। गामा से शुरू होता है और रेडियो पर ख़त्म होता है स्पेक्ट्रम। कौन कौन से होते हैं? तो गामा होता है, फिर आपका एक्सरे हो जाएगा, फिर आपका अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा। तो वायलेट जैसे ही खत्म होगा वैसे ही क्या आ जाएगा? विजिबल शुरू हो जाएगा यहाँ पर, विबग्योर। तो सबसे अंत में आर है, तो आर के बाद इंफ्रारेड हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा, उसके पश्चात से माइक्रोवेव्स हो जाएंगे, देन फिर रेडियो वेव्स हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। और जैसे जैसे हम इधर से गामा से रेडियो की तरफ में बढ़ेंगे तो वेव लेंथ जो है यह लंबा होता जाएगा। वेव लेंथ लंबा होने से क्या हो जाएगा? एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। वेव लेंथ लंबाई बढ़ रही है इनकी, तो वेव लेंथ लंबा होने से एनर्जी कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी इनकी कम हो जाएगी। तो इधर से जब वाई से अर्थात गामा से रेडियो की तरफ में जाते हैं तो लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी एंड बड़े वेवलेंथ हमें प्राप्त होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। इस छोटे से फैक्ट को अगर आप याद रखेंगे एग्जाम में आपका सवाल हल हो सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 10⁻³ हर्ट्ज से 10⁻11 हर्ट्ज के बीच में इनका फ्रीक्वेंसी होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते। अगला सवाल है, मैक्सवेल के समीकरण में कौन सा नियम विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रसार को समझाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी। गॉस का विद्युत नियम, गॉस का चुंबकत्व नियम, फैराडे का प्रेरण नियम। मैक्सवेल के चारों समीकरण, गॉस का विद्युत चुंबक नियम, फैराडे का फैराड नियम,
प्रेरण नियम जिसको कहा जाता है, एम्पियर मैक्सवेल नियम मिलकर के विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रसार को समझाते हैं। ये सभी लॉज विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है कि किस प्रकार से प्रोपोगेशन होता है इनमें, उसको एक्सप्लेन किया गया है इसके द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है ये पूछा जा रहा है। रडार में, एमआरआई मशीनें जो होती हैं, अल्ट्रासाउंड में और वाईफाई में। तो किस में उपयोग नहीं होगा, तो अल्ट्रासाउंड आ गया, तो साउंड यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका उपयोग तो साउंड में ही होगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी तीनों में इसका उपयोग किया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, तो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ता जाएगा। E बराबर एच वी होता है, उनकी आवृत्ति V के समानुपाती होती है। यहाँ H जो है इसको प्लांक स्थिरांक कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में H का वैल्यू क्या होता है, 6.6260 इंटू 10⁻³ m² kg पर सेकेंड होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। प्लैंक कांस्टेंट बताया गया है, प्लैंक कांस्टेंट बताया गया है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आवृत्ति के समानुपाती। E बराबर एच वी का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्या पता यही पूछ ले। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य की रेंज कितनी होती है, बड़ा ही अटपटा सा सवाल है ये, लेकिन कई बार इस प्रकार के सवाल पूछ लिया था। अभी मैंने दिखाया आपको गामा से शुरू करके हम लोग कहाँ तक गए हैं, तो रेडियो वेव तक गए हैं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 10⁻⁻10 m से कम होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। गामा सबसे उच्च आवृत्ति सबसे कम तरंग दायरे वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में पोलराइजेशन किसके कारण से संभव हो पाता है, तो ट्रांसवर्स नेचर के कारण ही पोलराइजेशन संभव हो पाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। माइक्रोवेव का उपयोग किस घरेलू उपकरण में प्रमुख रूप से होता है, तो माइक्रोवेव ओवन में इसका उपयोग किया जाता है। ओवन में खाना को गर्म करने के लिए इसका उपयोग होता है, माइक्रोवेव ओवन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका 2.45 GHz के माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग भोजन को गर्म करने में किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा गुण उन्हें अंतरिक्ष में प्रसार करने में सक्षम बनाता है, यांत्रिक प्रकृति, माध्यम की आवश्यकता नहीं वाली प्रकृति, कम आवृत्ति, उच्च तरंग दैर्घ्य, कौन से कारणों से वो अंतरिक्ष में आसानी से प्रसार कर पाते हैं। इस प्रकार का सवाल अभी आपको बीपीएससी के पेपर में दिखे होंगे जो कुछ ही दिन पहले हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो नीड ऑफ फॉर मीडियम, यानी कि इनको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए आसानी से अंतरिक्ष में भी जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता ये प्रसार कर पाती है, अपना जगह जगह पर दिख जाते हैं, आपको फैल पाती हैं, सूर्य की रोशनी हम तक पहुँच पाती है। इसके पीछे भी यही कारण है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। आसान सवाल था ये। अगला सवाल है प्रकाश की दोहरी प्रकृति को किस सिद्धांत से समझाया गया, तो क्वांटम थ्योरी के द्वारा समझाया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत प्रकाश की दोहरी प्रकृति अर्थात तरंग है और कण है, अर्थात वेव है और एक पार्टिकल भी है, इसको क्वांटम थ्योरी के द्वारा समझाया गया। जिसे प्रकाश फोटोन के रूप में कण और तरंग के रूप में व्यवहार करता है, डुअल नेचर जो है लाइट का, उसको क्वांटम थ्योरी के द्वारा ही समझाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश की गति जल में कितनी होती है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जब माध्यम डेंस होगा तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास में होती है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित होता है, तो यह स्नेल के नियम पर आधारित होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। स्नेल के नियम पर आधारित होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। स्नेल का नियम क्या बताता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये माध्यम अलग है और ये माध्यम अलग है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है दूसरे माध्यम में, आप अगर पानी में टॉर्च मारेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरणें उनका जो रास्ता चल रहा था इससे वो मुड़ जाती हैं। अब ऐसे हो सकती हैं या ऐसे हो सकती हैं, ये उनका ओरिजिनल रास्ता था ए, अब वो रास्ते बी या रास्ते सी से होकर के जाएंगी। ये इस पर डिपेंड करता है कि बी या सी किस में से होकर जाएगी, कि जिस माध्यम में उसने प्रवेश किया है वो ज़्यादा डेंस है या कम डेंस है। अर्थात अगर आप जल में डुबकी लगा करके नीचे से टॉर्च जलाएंगे और प्रकाश बाहर की तरफ में आएगा तो अधिक डेंस मीडियम से कम डेंस मीडियम में आ रहा है।
वहीं पर आप अगर टॉर्च मारेंगे तालाब में या कुएं में तो कम डेंस माध्यम से अधिक डेंस माध्यम में जा रहा है, तो इस पर डिपेंड करता है यह। तो स्नेल्स का लॉ यही कहता है कि जब यहाँ पर माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश की किरणें जो अपना रास्ता बदल लेती है उसमें थोड़ा सा हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपके काम का नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण से होता है, तो कणों के आकार के कारण से और तरंग दैर्घ्य के कारण से। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन स्कैटरिंग मैंने आपको समझाया था कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजर रही है तो किसी छोटे से धूल कण या किसी भी कण से टकराने के पश्चात वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स कहा जाता है। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में लाल रंग दिखाई देना, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के कारण ही होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, रेले प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, तो यह नीला दिखाई देता है। बी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का ध्रुवीकरण पोलराइजेशन किस प्रकार की तरंगों में संभव है, तो अनुप्रस्थ तरंगों में, ट्रांसवर्स तरंगों में ही संभव है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश की किरण कितने डिग्री की कोण पर पड़ने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, कंप्लीट इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है ये कितने डिग्री के एंगल पर प्रकाश का परावर्तन होगा, तब जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है यह संभव हो पाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही जो ऑप्टिकल फाइबर हैं ये काम करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही आपको हीरे चमकदार दिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। इसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रिटिकल एंगल पर पड़ता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वह आपतन कोण है जिस पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह सघन माध्यम में वह आपतन कोण है। क्रिटिकल एंगल सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण 90 डिग्री होता है। क्रिटिकल एंगल के बारे में कई बार सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वहाँ से रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है, तभी जाकर के 100% टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है। इसी के कारण से हीरे को जितने अच्छे तरीके से तराशा जाएगा, जितना ज़्यादा उसमें कोन्स बने होंगे उतना ही ज़्यादा वो महंगा होता है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा वो चमकदार होता है। लाइट उसमें फंस जाती है एक तरह से। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन किसके कारण से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवरोधों का आकार तरंग दैर्घ्य के समान होता है। तो जिनको विवर्तन समझ में नहीं आ रहा होगा उनको पहले समझा दूं। प्रकाश या ध्वनि की तरंगें, प्रकाश या ध्वनि जैसी तरंगें किसी अवरोध से टकराने के पश्चात जब वो चारों तरफ फैलने लग जाती हैं या हल्की सी उनमें मुड़ जाती हैं या फैल जाती है अगल बगल में, ध्वनि तो मुड़ जाती है लेकिन प्रकाश मुड़ नहीं पाती है अच्छे से, तो इसको कहा जाता है विवर्तन। इसको कहा जाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। आप जब लाइट मारिए दीवार पर टॉर्च का तो आपको दिखेगा टकराने के पश्चात से हल्का सा वो चारों दिशाओं में फैल रही है। इसको कहा जाता है डिफ्रैक्शन, इसको डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो जब तरंगे किसी अवरोध या छिद्र से गुजरती हैं तो तरंग के तरंग दैर्घ्य के बराबर या उससे छोटी होती हैं, तभी जाके डिफ्रैक्शन संभव हो पाता है। तो तरंग का जो तरंग दैर्घ्य है अर्थात जो वेवलेंथ है, यदि उसके बराबर या उससे छोटी होगी वो छिद्र या ऑब्स्टेकल जिसके कारण से उनका डिफ्रैक्शन हो रहा है, तभी जाके डिफ्रैक्शन का प्रोसेस संभव है। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या है, 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उन वेव्स को कहा जाता है जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं हम लोग, बेसिक चीज़ों को याद रखना है। ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सही से समझा दिया जाए। एक फ़ोटो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ जिसके द्वारा आप समझ जाएंगे। दरअसल में जो साउंड होता है, साउंड वेव जो होते हैं, ये माध्यम के कण, जैसे अभी एयर है, एयर माध्यम में ये जो कण हैं, ये कण एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तब जाके साउंड वेव जो है ये आगे बढ़ता है। ठीक है, माध्यम के कण एक दूसरे से टकराते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है।
ये भी याद रखना है आपको। अर्थात जिसमें कण माध्यम में क्या करते हैं, तो सन्नाद और संपीड़न उत्पन्न करते हैं, जिसको कहा जाता है कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शंस को उत्पन्न करते हैं, उसको साउंड वेव कहा जाता है। यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता है। जितना सघन माध्यम होगा कण उतने ही ज़्यादा होंगे। आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर एयर है तो कण दूर दूर होंगे, अगर यहाँ पर गैस है तो और ज़्यादा कण समीप में होंगे, और यहाँ पर सॉलिड है तो बिल्कुल कण एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। तो किसमें कण ज़्यादा तेज़ी से आगे कंपन को पहुँचा पाएंगे? तो गैस में तो गैप है तो धीरे धीरे जाएगा, अर्थात साउंड की सबसे कम रफ्तार गैस में होगी। देन फिर लिक्विड में कण उससे ज़्यादा करीब हैं, तो यहाँ पर साउंड की रफ्तार गैस की तुलना में ज़्यादा होगी। वहीं पर सॉलिड में कण बिल्कुल समीप में है, तो इनमें कंपन काफ़ी तेज़ी गति से आगे बढ़ेगा, वाइब्रेशंस काफ़ी तेज़ी गति से आगे बढ़ेंगे। तो इसको सबसे अधिक स्पीड हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। अर्थात जितना डेंस मीडियम साउंड का वेव उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर साउंड वेव जो है वो कण के वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रहा है। आप जो बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, मोबाइल से निकल करके जो आपके कानों तक आवाज़ जा रही है, तो मोबाइल और आपके कान के बीच में अगर एयर नहीं होता तो ये साउंड वेव आपके कानों तक नहीं पहुँच पा रही होती। इसी कारण से अंतरिक्ष में संवाद नहीं हो पाता है। जहाँ पर माध्यम नहीं कुछ होता है वहाँ पर संवाद नहीं हो पाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। आई होप आपको कुछ मैं समझा पा रहा हूँ। हवा में ध्वनि की गति 20 डिग्री सी पर कितनी होगी? तो 343 मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है? क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवा का प्रसार ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हवा का प्रसार कम होगा। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो साउंड की रफ्तार बढ़ सकती है, और अगर डेंसिटी कम होगी तो साउंड की रफ्तार कम होगी। हवा में ध्वनि की गति 20 डिग्री सी पर 343 मीटर पर सेकेंड होती है, जो तापमान के साथ में बढ़ती है। एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, शायद मैंने एक लाइन उल्टा बोला है। जब तापमान बढ़ती है तो क्या होगा? हवा में मौजूद जो कण हैं वो तेज़ी गति से कंपन करते हैं, और उनके तेज़ी गति से कंपन करने के कारण से तापमान बढ़ने के कारण कणों का कंपन ही होता है, वाइब्रेशन ही होता है, जिसके कारण से आप साउंड वेव सुनते हैं। तो तापमान बढ़ने के कारण से साउंड की गति बढ़ती है। तो अर्थात अगर विषुवत है तो वहाँ पर साउंड की गति ज़्यादा होगी कंपेयर टू ध्रुव, क्योंकि तापमान कम होने से हवा के अणुओं में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने से कंपन उनमें ज़्यादा तेज़ी गति से होता है, और ज़्यादा तेज़ी गति से कंपन होने के कारण से यहाँ पर आपको दिखेगा कि हवा के ध्वनि की रफ्तार बढ़ गई है। वहीं पर ध्रुवों पर क्या होगा? तापमान कम होने के कारण से हवा के अणुओं में कंपन बहुत ही कम होती है, जिसके कारण से वहाँ पर रफ्तार कम हो जाएगी साउंड की। तो जहाँ के 0 डिग्री तापमान पर 331 मीटर पर सेकेंड होती है साउंड की रफ्तार, और 20 डिग्री तापमान पर 343 मीटर पर सेकेंड होती है साउंड की रफ्तार। तो यहाँ पर आपको साउंड की रफ्तार में तापमान का अंतर दिख रहा होगा। विषुवत पर तापमान के अधिकता के कारण से साउंड की रफ्तार तेज होगी, वहीं ध्रुव पर इसकी रफ्तार कम हो सकती है। अगले सवाल पर चलते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति रेंज जो मानव सुन सकता है 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक है। 20 हर्ज से कम को हम लोग सबसोनिक कहते हैं, और 20 किलो हर्ज से ज़्यादा को हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, इन दोनों आवृत्तियों को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ध्वनि की जो इकाई में मापा जाता है उसको डेसिबल कहा जाता है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर स्टील हो जाएगा, अभी मैंने समझाया आपको, सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 5900 मीटर पर सेकेंड होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में कब देखा जाता है? डॉपलर प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब यहाँ से आवाज़ निकल रही है वो, अर्थात साउंड का स्रोत, और जो आवाज़ को सुन रहा है वो, इन दोनों में डिस्टेंस परिवर्तित हो रहे हों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति हो, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि तरंग का परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इको, इको कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का परावर्तन
जब यह किसी सतह से टकराकर वापस आती है प्रतिध्वनि कहलाती है, इको कहा जाता है उसको। ध्वनि की तीव्रता स्तर में 10 dB की वृद्धि का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है तीव्रता 10 गुना बढ़ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तीव्रता में 10 गुना की वृद्धि हो जाएगी, 10 गुना इसके बढ़ जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का उपयोग किस चिकित्सीय तकनीक में होता है? तो अल्ट्रासाउंड में इसका उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में। बाकी इन तीनों में किसका? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग किया जाता है, एमआरआई में भी, एक्सरे में भी और सीटी स्कैन में भी। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, इसका आंसर ए हो जाए, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी पूछा जा रहा है आपसे, फोकल लेंथ पूछा जा रहा है कॉनकेव मिरर का, तो 32 का आंसर हो जाएगा। ये हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। f बराबर r/2 होता है, f बराबर I/2 होता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, f बराबर r/2 होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये पूछा जाता है उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो यह वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, आभासी और सीधा होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग किस उपकरण में होता है? रियर व्यू मिरर, टॉर्च, प्रोजेक्टर, पेरिस्कोप, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टॉर्च में होता है। अवतल दर्पण टॉर्च प्रकाश को एकत्रित करने और समानांतर किरण पुंज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ए कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन ए टॉर्च टू फोकस लाइट एंड प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम, इसका आंसर बी हो जाएगा। रियर व्यू में कॉन्वेक्स हो जाएगा, उत्तल दर्पण जिसको कहा जाता है उसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर बी होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, दर्पण का फॉर्मूला होता है। f क्या है? तो यह फोकल दूरी है, फोकल लेंथ है। u वस्तु की दूरी है, जहाँ पर वस्तु रखा हुआ है उसको u कहा जाता है। और v क्या है? जहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी दूरी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला बस बता दिया है क्योंकि बीपीएससी के पेपर में ना पिछले कुछ दिनों का जो पेपर अटपटे से सवाल साइंस में पूछे जा रहे हैं, इसलिए बता दिया है कि अगर कोई फार्मूला बेस्ड सवाल ही पूछ ले तो आप इसको याद रखेंगे तो हल कर ले जाएंगे, या केवल फार्मूला पूछे तो ये याद रहेगा आपको, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v कर देते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? तो पॉजिटिव होती है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो। कैसा दिखता है वैसे मिरर? अगर कॉन्वेक्स की हम लोग बात करें तो कॉन्वेक्स है, ऊ है, उत्तल है ना, तो उठा हुआ भाग जो होगा वो चमकीला सतह होगा। ठीक है। और वहीं पर अगर कॉनकेव मिरर होगा तो क्या होगा? जो पीछे का भाग है, जो झुका हुआ भाग है, वो यहाँ पर चमकीला होगा, पीछे का भाग जो है वो हार्ड बना हुआ होगा। तो ये भी याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा समझने में शायद मदद मिले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। वैसे तो इन सब का डायरेक्ट लेक्चर होता है जो उसमें मैं पढ़ाऊँ और आप पढ़ें, लेकिन अभी तो एमसीक्यू का ही समय है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण वस्तु का अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? फोकस पर, इसका आंसर ए हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब का आवर्धन किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के द्वारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के द्वारा मैग्नीफिकेशन निर्धारित होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। m बराबर -v/u होता है, ये भी याद रखिएगा। u अभी बताया था आपको वस्तु की दूरी होती है और v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है, इसलिए मैग्नीफिकेशन जो है यह हमेशा 1 ही हो। क्या होता है मैग्नीफिकेशन? अगर सही इस छोटे से शब्दों में आपको समझाऊं तो दर्पण द्वारा बनाई गई छवि वस्तु की तुलना में कितनी बड़ी या छोटी है, इसी को आवर्धन कहा जाता है। कि वस्तु अगर इतनी बड़ी है तो उसकी छवि उससे छोटी बनी है या उससे बड़ी बनी है, इसी को मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो समतल दर्पण का 1 ही होता है, क्योंकि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा यह उसका प्रतिबिंब बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको अभी करवाया था मैंने, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस का उपयोग किस उपकरण में होता है? माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, रियर व्यू मिरर,
और टॉर्च में, तो इसका आंसर क्या हो जाए। लेंस दिया हुआ है तो इसका माइक्रोस्कोप में उपयोग होता है, लेंस है, मिरर नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अवतल लेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, लेंस का पूछा जा रहा है, तो दृष्टि दोष सुधार के लिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया को सुधारने के लिए चश्मों में किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की चीज़ तो इनको सही दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु इनको सही दिखाई नहीं दे रही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस से वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, लेंस की बात अब हम लोग कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट पर बनेगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इनफाइनाइट पर बनता है। लेंस की शक्ति पावर इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होता है, बी उत्तर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। और डी बराबर डायोप्टर, इसका आंसर 1/f होता है। पावर बराबर 1/f होता है, ये भी याद रखिएगा। पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है। f यहाँ पर फोकल लेंथ होता है। अगले सवाल पर चलते, उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा कैसी होती है, तो धनात्मक ही होगी, इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस की धनात्मक होती है क्योंकि अभिसारी लेंस होती है ये, इसका आंसर ए हो जाएगा। अवतल लेंस में आवर्धन हमेशा कितना होता है, तो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए आवर्धन 1 से कम होगा। लेंस का आवर्धन अभी मैंने आपको समझाया कि उस लेंस के द्वारा कितना बड़ा या छोटा छवि बनाई जा रही है वस्तु की, उसी से तय किया जाता है। तो 1 से कम है अर्थात छोटा वस्तु बनाएगा, 1 से ज़्यादा है अर्थात बड़ा वस्तु बनाएगा, और अगर 1 है अर्थात उसी के वस्तु के आकार के अनुसार ही उसका छवि बनाया जाएगा। उत्तल और अवतल लेंस के संयोजन का उपयोग किस उपकरण में होता है, तो टेलीस्कोप में उपयोग किया जाता है। उत्तल और अवतल लेंस के संयोजन का इन दोनों को उपयोग किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों से अब कुछ सवाल आएंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों का कोण कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण होता है, इनका 90 डिग्री का कोण होता है, इसका आंसर ए सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग रिमोट सेंसिंग में किस प्रकार से होता है, तो रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें, सभी प्रकार से रिमोट सेंसिंग में इसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी, 53 का आंसर हो जाएगा। विल्हेम रॉन्टजेन ने किया था, इसका उत्तर बी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। 1895 ईस्वी में एक्सरे की खोज की गई थी, 1895 ईस्वी में एक्सरे की खोज हुई थी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किस क्षेत्र में कैंसर उपचार के लिए होता है, तो गामा किरणों का उपयोग किया जाता है कैंसर उपचार के लिए। गामा किरणों का कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। जो आप थेरेपी सुनते हैं वो इसी के द्वारा किया जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला ये थेरेपी होता है। गामा किरणों का उपयोग करके कैंसर सेल को नष्ट किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा बढ़ती है। अभी मैंने समझाया था आपको कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर बढ़ जाएगा, वहीं वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगा। पैराबैंगनी किरणों का उपयोग किसके लिए होता है, तो कीटाणु नाशन के लिए किया जाता है, इसको स्टेरिलाइजेशन के लिए किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। पैराबैंगनी किरणों का उपयोग पानी और उपकरणों के कीटाणु नाशन के लिए किया जाता है, यूवी रेज का उपयोग, इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा प्रकार लेजर में उपयोग होता है, तो लेजर में दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है, विजिबल लाइट का किया जाता है। लेजर से अभी बीपीएससी हाल फिलहाल में जितने एग्जाम में हुए हैं सब में एक आध सवाल पूछा ही गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। विजुअल लाइट का उपयोग किया जाता है। कोई भी लेजर हमेशा एक वर्णी ही होगा, हमेशा सिंगल कलर का ही होगा, कोई भी हो एक ही कलर उससे निकलेगा, ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का संबंध क्या होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का संबंध जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ देखिए कम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। यही सवाल अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ दिया है ये, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति रेंज कितनी है, तो 10⁻³ हर्ट्ज से 10⁻11 हर्ट्ज के बीच में होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा प्रकार सूर्य के ताप को पृथ्वी तक पहुंचाता है, तो अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड किरणें, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य के आधार पर कैसे बदलता है, तो इसका आंसर देखिए क्या दिया हुआ है,
कि अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग, हायर वेवलेंथ रेड कलर, अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग, अधिक तरंग दैर्घ्य 700 nm वाला प्रकाश लाल और कम तरंग दैर्घ्य वाला नीला रंग दिखाई देता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा इनमें से। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस उपकरण में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है भाई? संचार के लिए एक नई तकनीक है जिसमें लाइट के जरिए संचार किया जाता है। ये इसी प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है। ये छोटा सा हिस्सा बाहरी आंतरिक होता है, ये बाहरी है, बाहरी लेयर है और इसी के जरिए क्या किया जाता है? तो संचार किया जाता है और प्रकाश की गति से संचार संभव हो पाता है। इसमें कोई यहाँ से सिग्नल प्रवेश करेगा प्रकाश के फॉर्मेट में और वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करते हुए जहाँ उनको जाना है वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर होता है, लेकिन इसकी खराबी क्या होती है? अगर ये बीच में से मुड़ जाए तो ये रिफ्लेक्शन सही से नहीं हो पाएगा, तब लॉस हो जाता है सिग्नल। इसलिए इनको बिछाते समय काफ़ी गहराई से बिछाया जाता है। अभी जैसे पूरे भारत में भारत नेट कार्यक्रम के तहत पूरे भारत को फाइबर ऑप्टिक्स से जोड़ा गया है। सभी देश के पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक्स से जोड़ा जा रहा है। तो फाइबर ऑप्टिक्स यही होता है, इसीलिए इससे जोड़ा जा रहा है ताकि संचार अधिक सुगमता से हो सके, इंटरनेट काफ़ी तेज़ी गति से चल सके और संचार प्रौद्योगिकी अधिक उन्नत तरीके से काम करे। तो ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस किसके कारण से होता है? तो दो तरंगों का सन्नाद अर्थात सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अगर दो प्रकाश की किरणें आपस में मिल जाती हैं तो उसको इंटरफेरेंस कहा जाता है। दो प्रकाश की किरणें अगर आपस में मिलती हैं तो उसको इंटरफेरेंस कहा जाता है, सुपरपोजिशन कहा जाता है। व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस तब होता है जब दो सुसंगत प्रकाश तरंगें सन्नाद करती हैं। इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन टू कोहेरेंट लाइट वेव सुपरपोज रिजल्टिंग इन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उत्पन्न करती हैं। ये क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव उसको कहा जाता है जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंग एक ही दिशा में मिलकर के उनकी तीव्रता इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं तो उसको कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है। और अगर दो प्रकाश की किरणें आपस में मिली हैं और इंटेंसिटी कम हो जाता है तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्रकाश की तीव्रता किसके वेग के समानुपाती होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम, एम्पलीट्यूड के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश का फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कण के सिद्धांत को दिखाता है। कण के सिद्धांत को फोटॉन्स पर आधारित होता है। आइंस्टाइन ने समझाया था प्रकाश की किरणों को किसी सॉलिड सतह से टकराने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये कण प्रकृति को दिखाता है उनका कि यह एक प्रकाश एक पार्टिकल के फॉर्मेट में चलता है, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्मेट में चलता है जिसको फोटॉन्स कहा जाता है, फोटॉन्स कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत यहीं से होती है। प्रकाश का लाल रंग किस तरंग दैर्घ्य के रेंज में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 620 से 700 nm के बीच में लाल रंग आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश का उपयोग किस उपग्रह प्रणाली संचार प्रणाली में होता है? तो लेजर आधारित संचार प्रणाली में प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन इतने लल्लू दिए गए हैं कि आप आसानी से निकाल सकते थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन किसके कारण से होता है? यह रिफ्रैक्शन के कारण से होता है जिसको अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की एक किरण को हम लोग जैसे सूर्य की किरण है उसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो प्रकाश अपने 7 मूल रंगों में दिख जाती है। यह अपवर्तन के कारण ही होता है, यह अपवर्तन के कारण ही होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सूर्यास्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो रेले स्कैटरिंग अभी मैंने समझाया था आपको। इसका आंसर ए हो जाएगा, रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। सूर्यास्त के समय नीली रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है और लाल रोशनी जो कम प्रकीर्ण होती है वो दिखाई देती है। ड्यूरिंग सनसेट ब्लू लाइट स्कैटर आउट एंड रेड लाइट व्हिच स्कैटर्स लेस। जो प्रकाश कम स्कैटर होती है वो हमें दिखाई देता है, बाकी प्रकाश की किरणें स्कैटर हो जाती हैं जिसके कारण से हम उनको देख नहीं पाते हैं, इसीलिए लाल रंग दिखाई देता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि की गति जल में कितनी होती है? तो 1480 मीटर पर सेकेंड होती है। सबसे ज़्यादा स्टील में होती है और सबसे कम वायु में होती है। ये भी याद रखिएगा। 20 डिग्री सी पर 20 डिग्री दिया हुआ है ये तीनों के तीनों गतियाँ। ध्वनि तरंग का उपयोग किस उपकरण में दूरी मापने के लिए होता है? तो
तो सोनार में हम लोग ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं दूरी मापने के लिए। सामान्य तौर पर सबमरीन में पानी के जहाज जो होते हैं उनमें ये रडार के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है सोनार का। तो 72 का आंसर बी हो जाएगा। अगला दिया हुआ ध्वनि तरंग का विवर्तन कब अधिक होगा, तो कम आवृत्ति पर, लो फ्रीक्वेंसी पर इनका विवर्तन अधिक होता है। कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है जिससे विवर्तन इनका ज़्यादा हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर क्यों बढ़ती है, क्योंकि कणों की गति बढ़ जाती है, पार्टिकल मोशन इंक्रीज हो जाता है। अभी मैंने आपको समझाया है यह, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का उपयोग किस प्राकृतिक घटना को मापने के लिए किया जाता है, तो भूकंप को मापने के लिए कई बार इसका उपयोग किया जाता है। भूकंप तरंगे ध्वनि तरंगों का एक रूप भूकंप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दूरी का वर्ग जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा समान आकार का बनेगा, सेम साइज होगा, रियल होगा, दिखेगा भी आपको, इन्वर्टेड होगा। तो इसका आंसर ए हो जाए। वास्तविक का मतलब होता है इस आप इमेज को किसी पर्दे पर दिखा सकते हैं, वहीं आभासी का मतलब होता है उस इमेज को किसी भी पर्दे पर आप नहीं दिखा सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर होगा। याद रखिएगा इस प्रकार के सवालों को, क्या पता ये पूछ ले आपसे। अगला है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का संकेत क्या होता है, तो धनात्मक होता है। ये बार बार आया, तीसरी बार ये सवाल आया है, तीसरी बार होता है, तीसरी बार सवाल है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा कैसी होती, तो वस्तु की दूरी के बराबर ही होती है, क्योंकि समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, आकार भी वही होता है और वस्तु की दूरी भी वही ही होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाए। अगला सवाल है अवतल दर्पण का उपयोग किस चिकित्सकीय उपकरण में होता है, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, स्फिग्मैनोमीटर और डेंटल मिरर। तो डेंटल मिरर इसका उत्तर बी हो जाएगा। डेंटल मिरर में उपयोग किया जाता है दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए, ताकि कहाँ पर दांत में खराबी है उसको सही किया जाए। तो डेंटल मिरर में डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, तो 1 से कम होगा। 1 से कम का मतलब क्या है, छवि उनकी छोटी बनेगी तुलनात्मक रूप से वस्तु की छवि से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा होता है। कृपया अवतल के बाद दर्पण लिखा है या लेंस लिखा है, ये जरूर ध्यान से देख लेना एग्जाम में। पता चला दर्पण और लेंस में कंफ्यूज हो गए वहाँ पर और गलत करके आ गए। पूछा जाता है अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों अलग अलग प्रकार से बिहेव करते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा और बड़ा आकार का बनता है। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, अर्थात वस्तु का आकार से बड़े आकार का बनेगा। इसका आंसर ए हो जाए। अब अगला सवाल है कि अवतल दर्पण वस्तु को दर्पण के पास रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये जो है आभासी बन जाएगा। आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। आभासी अर्थात किसी पर्दे पर इसको देखा नहीं जा सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क चौराहों पर क्यों किया जाता है, तो व्यापक दृश्य प्रदान करने के लिए, व्यापक दृश्य प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादा वाइड व्यू दिखेगा आपको। कई सारे जगहों पर मोड़ पर आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण लगाया जाता है। उत्तल मतलब उठा हुआ, इसके पीछे जो होता है हार्ड सरफेस होता है और इस प्रकार से यह जो होता है सॉफ्ट सरफेस होता है। मेट्रो में भी अगर आपने देखा होगा, जहाँ पर मेट्रो का इंजन रुकती है वहाँ पर आपने देखा होगा इस प्रकार का लगा होता है। बड़ा ही वाइड व्यू प्रदान करता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। चौराहों पर कई सारे जगहों पर लगाया जाता है ताकि दिख सके कि भाई चौराहे के दूसरे साइड जो दृश्य नहीं है इधर से, उधर से कोई गाड़ी आ रही है क्या, तो इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब हम उत्तल लेंस में कहाँ पर रख रहे हैं, तो अनंत पर रख रहे हैं। इनफाइनाइट पर अगर हम वस्तु को रख रहे हैं तो फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस की शक्ति हमेशा कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। लेंस की शक्ति पूछा जा रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस से वस्तु को फोकस और 2f के बीच रखने पर प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। इन सभी सवालों को एक बार दर्पण और लेंस चैप्टर के साथ में रिवाइज कर लीजिएगा कृपया करके। कॉन्सेप्ट बेस रिवीजन कीजिएगा। किताब में देखिएगा चित्र भी दिए होंगे, जहाँ पर किताब है जो साइंस की किताबें होती हैं NCERT, उसमें चित्र बना बना करके समझाया गया है।
तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा तेज़ी गति से छपेगा। ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस का उपयोग किस चिकित्सीय स्थिति को ठीक करने के लिए होता है? तो इसको दूरदृष्टि दोष को उपयोग ठीक करने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। उत्तल और दूर, ठीक है। अवतल, अवतल, निकट, 3 अक्षर का है। या देखिए भूलेंगे, मुझे पता है इसमें कंफ्यूज होंगे आप एग्जाम, इसलिए छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। ये भी 4 लेटर का है, ये 3 लेटर का है। ये दूर है, 2 ही लेटर का है। ये भी 3 ही लेटर का है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उत्तल छोटा सा शब्द है, दूर छोटा सा शब्द है, अवतल बड़ा सा शब्द है, और तुलनात्मक रूप से निकट ये भी बड़ा है दूर की तुलना में। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एग्जामिनेशन में ये छोटे छोटे ट्रिक बड़े काम आते हैं गुरु। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में जो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस छोटे से ट्रिक के कारण से। उत्तल लेंस वस्तु को लेंस के पास रखने में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। अगला है कि अवतल लेंस का उपयोग किस उपकरण में नहीं होता है? चश्मा में, टेलीस्कोप में, प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप में। तो प्रोजेक्टर में इसका उपयोग नहीं होता है अवतल का। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रोजेक्टर में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ये नया सवाल आपको मिल गया, ये भी याद रखिएगा ताकि वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाया जा सके। जबकि अवतल लेंस चश्मा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 101 नंबर है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग जीपीएस में किस प्रकार से होता है? तो रेडियो तरंगों के रूप में किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। गामा किरणों का उपयोग किस वैज्ञानिक अध्ययन में होता है? तो एस्ट्रोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है गामा किरणों का। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा प्रकार त्वचा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? तो अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा आपके त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। सनस्क्रीन जो आप लगाते हैं ना, वो आपके स्किन को अल्ट्रा वायलेट से ही तो प्रोटेक्ट करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें सनबर्न, त्वचा कैंसर, अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं यूवी के कारण से उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार से होता है? तो इंफ्रारेड के रूप में उपयोग होता है। अवरक्त किरणों के रूप में रिमोट कंट्रोल में, टीवी रिमोट वगैरह सब में उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो E बराबर hv होता है। H अभी मैंने आपको बताया था, H प्लांक स्थिरांक है, प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। V जो है यह क्या है? तो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किस प्रकार के स्कैन में होता है? तो सीटी स्कैन में इसका उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में, बाकी इन तीनों में साउंड का उपयोग किया जाता है। साउंड का उपयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। अल्ट्रासाउंड में, इकोकार्डियोग्राम में और सोनोग्राफी में, तीनों में साउंड का उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में विद्युत चुम्बकीय किरण, सीटी स्कैन में एक्सरे जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसका उपयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कौन सा प्रकार सबसे अधिक भेदन क्षमता को रखता है? तो जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो गामा किरणें जो हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। गामा किरणें की भेदन क्षमता बहुत तीक्ष्ण होती है, किसी भी चीज़ को भेद सकती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बस खत्म, हाँ खत्म। 110 सवाल मैंने आपको लगभग में करवाए हैं। 109 है क्या? 109 है, 109 ही बोलेंगे भाई। 109 सवाल आपको करवाए हैं मैंने, ठीक है। और कई सारे उस सवाल में से भी सवाल निकाल के करवाए हैं। कितने मिनट का वीडियो हो गया भाई साहब? 42-43 मिनट पर पहुंच गए हम लोग। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, अच्छा लगा होगा आपको। कहीं पर कुछ कमी रह गई होगी तो भी मुझे बता दीजिएगा, और अगर पसंद आया होगा तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि कैसे है कैसे नहीं, है ना। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।